इकोनॉमिक्स है और उसमें आप जो इनकम है नेशनल इनकम वाई यहाँ डिनोट करेगा जब भी नेशनल इनकम, चूंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात है कि ऑलवेज इट इज बीइंग आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक आप एसएससी से लेके यूपीएससी के एग्जाम में आता है। और इससे बहुत बड़ा एक चीज छुपा हुआ है, जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टाइम जो नोबेल प्राइज विनर जो हुआ था उसके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है। वो भी इंटरेस्टिंग घटना का हम लोग जानकारी, ये ग्रेड का अध्ययन करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल यूनिट का। ये जब यहाँ वाई लिखेंगे तो इसका मीनिंग होगा नेशनल इनकम, इनकम ऑफ एंटायर कंट्री। ठीक है, तो इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमको याद आता है, हमने वो किताब में पढ़ा था। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार, आई थिंक हमको तो उतना हिस्ट्री मजबूत नहीं, फिर भी इतना जरूर याद है कि 1969 से शुरू हुआ था। ये सब याद रखना जी। ठीक है, ऐसे नॉमिनेट हो गया था 1968 में। तो ये जो दो ब्रांच जो आउट किया, जिसको कॉल किया है माइक्रो, और ये एक दूसरा वर्ड है मैक्रो। ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल यूनिट और यहाँ पर होता है मैक्रो का मतलब होता है एग्रीगेट। यानी जब इकोनॉमी को हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, एक एक चीज, एक एक इंडिविजुअल, हम आप इंडस्ट्रीज किसी पर फोकस करके देखेंगे तो माइक्रो है, और पूरे इंटायर कंट्री या किसी पर्टिकुलर एरिया को देख रहे हैं तो मैक्रो होता है। ठीक है, और ये दोनों वर्ड को पहला क्वाइन फर्स्ट टाइम कौन इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम एसोसिएट है इसी के साथ। दो इंपॉर्टेंट चीजें, फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर, एक साथ दो आदमी लिया था, दोनों का अपनी अपनी ऑन स्टोरी है। दोनों स्टोरी को मैं बताता हूं। ये जो था रैगनर फ्रेस, ग्रीक वर्ड है जिसको माइक्रोज से बना है, माइक्रोज, और ये बना है मैक्रोज। ग्रीक वर्ड है, याद रखना, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो। इसको किया था रैगनर फ्रेस। और उसके बाद एक वालरस था बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, और मैं भी काफी प्रभावित हूं उनसे। उनकी जो एटीट्यूड है, जबरदस्त उन्होंने एक एटीट्यूड दिखाया था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। सबसे पहले, जैसे कि आपको मालूम है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी, हमको लगता है एमआईटी के थे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से वो कर रहे थे। तो वो इंग्लिश मैन थे, यूके के, उनका नेशनल था। तो वो जब अपना बैचलर डिग्री कर रहे थे तो इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस होता है कि आप इंग्लिश रखोगे, हिस्ट्री रखोगे, जो भी अपने सारे सब्जेक्ट है, तो इकोनॉमिक्स का एक मैथमेटिक्स का एंट्रेंस टेस्ट था, उन्होंने फेल कर दिया। एक बार नहीं, 3 बार। और वही बंदा सबसे बड़ा मैथमेटिशियन ऑल टाइम अब तक का बना है, और उन्होंने ही नोबेल पुरस्कार इनके साथ जो दो वर्ड का डिफरेंसेस किया था रैगनर फ्रेस के साथ, उनका नाम है वालरस। इसी पर वालरसियन थ्योरी ऑफ मार्शलियन, याद है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर, तो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन इकोनॉमिक्स, इन्होंने मैथमेटिक्स का जो मतलब पॉपुलरिटी जो गेन करवाया, यही और सबसे ज्यादा यही मैथमेटिशियन लिखते थे। मतलब जो बंदा 3 बार फेल हो गया, इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन हो गया, फिर आया इकोनॉमिक्स में, क्योंकि दिल यही था इनका। याद रखना, तो याद रखना कि जो तुम्हारी कमजोरी है, हम लोगों से बड़े बड़े इकोनॉमिक्स ने ये सिखा दिया है, वो कमजोरी को दूर कर लो, वो तुम्हारा जीवन भर पीछा करेगा। याद रखना, वो कमजोरी को ताकत में बना दो। नाउ इट इज अ टाइम टू लर्न। जो हमारा, अच्छा ये यूजफुल था कि बोल सकता है तुम लोग, ये कंप्यूटर और इंस्पिरेशनल भी है सर। हाँ, नहीं, ये हम अपने से बना के नहीं बोल रहे हैं, बोलिएगा हम प्रमाण के, बुक्स में लिखा हुआ है, हम तो फिजिकल बुक से लिए थे उसमें, और आप पता लगा लीजिएगा। चलिए, y इक्वल टू जो हमारा कंट्री का नेशनल इनकम, यहाँ y करेंगे, जरा फोकस कीजिएगा, हम लोग जो मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल कर रहे हैं ग्रीक यूनिट का, तो y इज द नेशनल इनकम व्हिच इज द इक्वल टू CI प्लस G। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कोई बात नहीं है। आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। प्लीज म्यूट। अब यहाँ पर है कि नेशनल इनकम देखिए, आप अपना दिमाग से देखो, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग में सोचना
कि जो नेशनल इनकम होगा वो बराबर होगा प्राइवेट कंजप्शन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और तीसरा कोई चीज नहीं जब इंटरनेशनल ट्रेड में पार्ट्स नहीं कर रहा, अगर होता तो है वही नेट एक्सपोर्ट होता। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दोनों का डिफरेंसेस। ठीक है, अब यहां पर ये चीज समझने की कोशिश करना। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में फिर जाना पड़ेगा, वहां से हमको ये चीज लेना पड़ेगा। आप अपने बारे में बताइए, आपकी इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन घटेगा कि बढ़ेगा? आप बताइए, हमको बताने की जरूरत नहीं है, उसकी भी बढ़ेगा। तो यहां पर आपको ये मानना है y इक्वल टू सी वाई। तो इसका मतलब है कंजप्शन बी इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ कंजप्शन बीइंग इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम। हमारा इनकम बढ़ेगा, सब चीज हम दिखवाएंगे भी, आपसे दिखवाएंगे। हमारा जब इनकम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक कंजप्शन बढ़ेगा। ये बात सही है। जो आदमी आज बंदा ले नहीं पा रहा है कपड़ा 10,000 का, 5,000 का, 20,000 का, कोई तो वो क्या करेगा? जैसे मान के चलो मेरे पास अभी 10 मिनट के लिए कोई बंदा है, मान के चलो उसके पास पैसा नहीं है, अभी अचानक 10-10 लाख महीना आने लगेगा, तो उसका देखो सब चीज का गर्मी बर्दाश्त होता है, पैसा की गर्मी नहीं बर्दाश्त हो, वो अपने को डेमोन्स्ट्रेट करने लगेगा, शो ऑफ करना शुरू कर देगा। वो देखेगा कि साला हम मर्सिडीज में बाइक जिसको माई बाप कहते हैं वो सब लेने में घूरने लगेगा, 3 करोड़ 3-4 करोड़, उसके लिए बड़ा बात नहीं है। ठीक है, तो ये इन कंजप्शन बढ़ना ही बढ़ना है, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना है। दूसरा तरफ इन्वेस्टमेंट होता है, वो दो चीज का फंक्शन होता है, इनकम और आर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट। हियर इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। बात एकदम साफ है। हमारी इनकम बढ़ेगी किसी भी पूंजीपति का, या आपका इन्वेस्टमेंट आप कर दीजिएगा, चलो भाई हम लगा देते हैं यहाँ पर फॉरेक्स में लगा देते हैं, फैक्ट्री सेटअप करके आपके पास 50-60-500 करोड़ रुपया आ जाएगा, क्या कीजिएगा? चलो भाई 500 करोड़ को कैसे हम हाउ टू मेक इट डबल 2-3 वर्ष में, वो कीजिएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा तो आप इन्वेस्टमेंट के नहीं, कर्ज नहीं लेंगे भैया। कोई भी फैक्ट्री खोलता है ना, अभी तो तुमको मालूम नहीं है, शायद किसी को मालूम भी हो, इसमें हम कितनों अमीर रहेंगे ना, 500 करोड़ का क्यों नहीं मालिक रहे, 1,000-2,000 करोड़ का, लेकिन जब भी फैक्ट्री हम करोड़ रुपया भी खोलेंगे ना, तो हम इनकम टैक्स से बचने के लिए हम आधा से ज्यादा पैसा हम लोन से लेंगे, उतना हम दिखा नहीं सकते हैं, दिखाएंगे तो उसी तरह होगा। और आपका अंदर बहुत ज्यादा पैसा है किसी के पास 1,000 करोड़ 2,000 करोड़, तो मॉरिशस में आप वहां से इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, एफडीआई के थ्रू यहाँ आइएगा तो आपका टैक्स बचेगा। इसीलिए मॉरिशस को ऐसे पूछा जाता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मॉरिशस को टैक्स हेवन कहते हैं, स्वर्ग है। वहां से सारा ही नेता लोग, गलत प्रवृत्ति के लोग वहीं पैसा से इंडिया भेजते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए तो टैक्स एक ही जगह लगेगा। हमारे यहाँ मॉरिशस का टैक्स नहीं लगता, मालूम है? ये नहीं होगा तो जान लेना। तीसरा नंबर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग, ये किसी चीज का फंक्शन नहीं होता, फिक्स्ड होता है। मतलब सरकार बजट बनाई, आपसे टैक्स लिया, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर ये समझने की कोशिश करना कि ये अपना मात्रा फिक्स रखता है। भैया मेरा बजट है इतना का, रेवेन्यू इतना का है, तो उतना ही गवर्नमेंट का प्लान है कि हम थोड़ा सा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाएं। ठीक है, समझने की कोशिश करना है किस चीज। तो ये आपका बन गया गुड्स मार्केट का इक्वेशन। ठीक है, आप इसमें आप टोटल आप पढ़े हैं, टोटल डिफरेंशियल या इसको हम कह सकते हैं डिफरेंशिएटिंग टोटली ऑफ दिस इनकम, तो वो आपको आना चाहिए। तो उससे पहले कुछ कंसेप्ट है वो जानना पड़ेगा। हम जब इसको C-Y कर दिए, C-Y कर दिए, अब इसका मीनिंग क्या हुआ हमको बता देना तुम लोग। बहुत हम डेरिवेटिव बताए हैं, कसम खुदा की ड्रामा करने वालों से सिर्फ इतना बताएं कि कहना नहीं। आज ड्रामा मत करो, बताओ क्या होता है इसमें। C-X कोई नहीं जानता है जी? वेरी गुड। इसका मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव हम ले लिए इसका, तो ये जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो MPC बन गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, और इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा लेकिन
लेस देन 1 होगा, ठीक है, इक्वल टू भी हो सकता है, लेकिन जो प्रैक्टिकली यहाँ बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली अप्रोच होगा, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का वैल्यू अगर 1 है तो वो बंदा अपना इंटायर इनकम खर्च कर दे रहा है, यही सब समझना है इसमें। और अगर वो 0 है तो 100% वो सेविंग कर ले रहा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ना सारा इनकम प्रैक्टिकली हम खर्च कर पाते हैं, कुछ तो बचा लेते हैं, अब एक दो एक्सेप्शन छोड़ दो, और ना ही अपना हम सारा पैसा को हम खर्च नहीं पूरा कर सकते, लेकिन सारा पैसा को हम सेव भी नहीं कर सकते हैं। अगर सारा पैसा हम सेव कर लेंगे तो एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग 1 हो जाएगा, जैसे इसका उल्टा है, ठीक है। तो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री में इसका वैल्यू ये ज्यादा होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हमारे यहाँ अभी भी मिडिल क्लास अपने इनकम का 60% पार्ट्स वो फूडिंग पर करता है, फूड पर खर्चा करता है, 20% आपका हाउस रेंट वगैरह होता है, कंजप्शन बहुत ज्यादा है हमारे, जिसके कारण एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग काफी कम है, जिसके कारण हमारा कंट्री में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता, जिसलिए ये डेवलपिंग है। आप किसी भी डेवलप कंट्री जैसे डेनमार्क ले लो, बहुत ही ग्रेटेस्ट कंट्री है, नॉर्वे ले लो, इवन जापान ले लो, सिंगापुर ले लो, अमेरिका ले लो, सब डेवलप कंट्री है। यहाँ पर एमपीसी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक इनकम के बाद जैसे मेरे पास आने लगा भाई हर महीना 10 लाख रुपया तो 2-3 महीना में हमारी सारी जरूरतें हो जाएंगी, तो उसके बाद हमारा कंजप्शन घट जाएगा, ठीक है, मन भी बढ़ जाता है ना। कैसे बचपन में लगता था कि साला पैसा होगा तो सिंघाड़ा खाएंगे, लेकिन जब पैसा अपने पास आ गया सिंघाड़ा खाने का टाइम चला गया, मतलब मन ही नहीं करता खाने का, तो वो होती है। उसके बाद एक एक चीज का समझ लो, फिर हम लेंगे तो समझ लेना। फिर इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ इनकम ग्रेटर देन 0, यानी इसका मतलब है कि हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीजिंग फंक्शन है इनकम, इनकम बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ लेस देन 0, मतलब इसके बढ़ने से घटेगा हमारा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट घटेगा, क्योंकि इसके बीच में इनवर्स नेगेटिव जो भी कहो रिलेशनशिप है। ये समझ में आ गया, ये सब लिखना होगा। उसके बाद सर आईयूआई लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 0 का क्या बोला? जैसे अभी तो हम इसी की चर्चा की, जैसे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो आप लोन लेना चाहेंगे, तो क्या आर है, आई इज अ फंक्शन ऑफ आर। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी, ठीक है। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज द एक्सोजेनस फंक्शन, जिसका मॉडल आउटसाइड क्या होता है, डिटरमाइंड होता है, ठीक है। तो मैं अपना तरीका से बहुत अच्छा आपको समझाया, और ये फिक्स होता है, इसका कोई वेरिएबल नहीं, ठीक है, ये फिक्स होता है, 1 रुपया में आएगा, इसका कोई फंक्शन नहीं है, इनकम से लेना देना, किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है, डायरेक्ट जो बचा पैसा तो गवर्नमेंट को स्पेंड करना ही करना है, बजट में लोकेशन दिखाता है ना, करना है, उसमें कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसका टोटल डिफरेंशियल का कंसेप्ट अगर आता है तो, और ये सब जितना बताए इस गधा का जो पूछ ही दिए हैं, सारा चीज याद रहेगा तब हमें यहाँ टोटल डिफरेंशियल भी आएगा, मैथ वाला भी फेल हो जाएगा, गड़बड़ा दोगे, सब तुमको जानना पड़ेगा, एमपीसी क्या है, कहाँ कौन इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग, जैसे अभी देखो टोटल डिफरेंशियल को डी वाई, तुमको आता है रे स्वास्तिका कुमारी टोटल डिफरेंशियल? क्या बोला, वो आता है? हाँ सर आता है, बोलिए। आइए ठीक, जाने दो, आता है बोलो। इसको हम लिख सकते हैं सी वाई डी वाई, इसके एक लेना है, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव लिए, यहाँ पर बी केयरफुल, पार्शियल डेरिवेटिव लिए हमारे ठीक का इन्वेस्टमेंट फंक्शन का इनकम के रिस्पेक्ट में उसी सम को मल्टीप्लाई करना है उसके यूनिट चेंज से, लेकिन यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन इसलिए प्लस मार ले जा रहे हैं, यहाँ गड़बड़ा देगा बड़ा मैथ वाला यहाँ, लेकिन इसको मैंने यहाँ दिखा चुका हूँ, डिक्रीजिंग फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो माइनस देना पड़ेगा, माइनस आई आर डी आर, और इसका वैल्यू कितना होगा? 0। वेरी गुड, 0। 0।
अब यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। dy कुछ नहीं करना है जी, कुछ नहीं, बस दिस डैट वाला खेल है, कुछ है नहीं इसमें। ये हमारा आ गया आई आर डी वाई। ये जो इक्वेशन बना, यही इक्वेशन किसका बना, अभी तुमको पेपर 2 में भी पढ़ोगे, गुड्स मार्केट, ISLM कर गुड्स मार्केट। तुम कोई भी किताब में पढ़ लेना, इतना क्लियर नहीं रहेगा, ये एक किताब का नहीं है, हम अपना ऑन हमारा नोट से ही है, एकदम कोई चीज समझने की जरूरत नहीं, ठीक है। IRDR होगा ना यहाँ। अच्छा हाँ, यहाँ पर हो गया, नहीं ये तो ठीक था, यहाँ पर होगा, यही प्रॉब्लम है, लूज ऑफ कंसंट्रेशन, लूजिंग विकेट इन क्रिकेट, यहाँ पर गलत इक्वेशन दिखा। अब एक चीज और चीज सीखोगे, अभी एक साइड काम हुआ भैया, गुड्स मार्केट, ठीक है, और सबसे टफ होता है यही समझना, इसके बाद तो यही समझ आओगे। अब मनी सप्लाई आपको मानना है, मनी सप्लाई जो है, ठीक है, वो मनी डिमांड के बराबर होता है। अरे जिस चीज का जितना डिमांड होता है ना, उतना ही सप्लाई होता है, ठीक है, क्योंकि RBI जानता है कि इतना रुपया हम करेंगे तो इतना इन्फ्लेशन फिक्स होगा। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ एज्यूम करना पड़ेगा मनी सप्लाई इक्वल टू मनी डिमांड, और उसको हम डिमांड को L से सूचित कर देते, कोई ये मनी सप्लाई है, अरे रुपया छाप के सर्कुलेशन में दे रहे हैं और डिमांड के बराबर है। और ये दो चीज का फंक्शन होता है। अब यहाँ देखिए, बोलिएगा कि पहले आप लिख देते थे F लिखते थे, अभी L क्यों लिख रहे हैं, उसे कोई घबराने के बिना, इक्वलिटी भी हम हटा देंगे, तो हम एक क्लास में लिए बता चुके हैं, तो देखो हम फिर भी बता देंगे Y और R। अब यहाँ कहना है कि जो मनी सप्लाई है वो बराबर किसका, देखो मनी सप्लाई इक्वल टू MS इक्वल टू MD, ठीक है, जिसको हम L से सूचित कर दिए, कुछ नहीं किए हैं। तो भैया जब ये दोनों बराबर है तो हम यहाँ फंक्शन में MD लिख सकते हैं, नहीं आता है तो F लिख देंगे, लेकिन हम इसलिए L लिख रहे हैं, कुछ रीजन है, ठीक है, वो लेटर ऑन पार्ट ऑफ दिस वीडियो एवरीथिंग क्लियर। जो मनी सप्लाई है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, नहीं बोलता है तुम लोग कुछ ही। हाँ सर, हाँ। तो उसको हमको दिखाना जरूरी नहीं है, देखो L इज द फंक्शन ऑफ Y रहेगा ग्रेटर देन, L इज द फंक्शन ऑफ R लेस देन 0। तो ये आपको ये समझना पड़ेगा, इसका मीनिंग क्या है जी स्वास्तिका कुमारी? सर वहां पर M of Y होगा ना, मनी सप्लाई जो है ग्रेटर देन 0 एंड मनी सप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का लेस देन 0 होगा। वही तो किए हैं यार, लेस देन 0 किए हैं, L R है, फंक्शन ऑफ My होगा ना, My यहाँ नहीं नीचे My ग्रेटर देन 0 होगा और My लेस देन 0 होगा ना। कैसे तुम बोल रहे हो उल्टा जी, ये बड़ा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है इनकम का और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ वो ठीक है, मतलब वो L के जगह पर M होगा ना। क्यों लिखेंगे हम L लिखेंगे, हम तो पहले ही हमें एज्यूम कर लिए कितना बराबर है, यहाँ बता रहे थे आपको, हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम F भी लिख सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। आपको हम एक 3 तरह बताए थे, अगर हम इसको इक्वालिटी भी हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लिख सकते थे MD और MS भी लिख सकते हैं, MS इधर MD से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये हम समझा रहे कैसे लिखा जा रहा है। कोई बोलता था जी कैसे, रेखा बोलती थी जी कैसे लिख देते हैं, ये अपनी नोटेशन की अपनी एक पहचान होती है। हम बार बार कहते हैं जिस तरह एक इंसान की पहचान होनी चाहिए, धूमिल मत हो जाओ किसी की, बड़े लोगों की आइडेंटिटी, तुम्हारी अपनी ओन पहचान होनी चाहिए। इसलिए यहाँ L जो डिनोट कर रहा है वो M से नहीं देखे, पता ही चलेगा मनी सप्लाई का मनी डिमांड है, ये अपनी पहचान कर रहा, मैंने यहाँ मान लिया। खैर नहीं है, अब इसका खूबसूरती के साथ और एक चीज है, मनी सप्लाई इज ए एक्सोजीनस वेरिएबल, मॉडल से कोई निर्धारण नहीं होता है उसका। एक्सोजीनस यानी फिक्स्ड है उसका वैल्यू, बाहरी है, इंडोजीनस नहीं है ये। तो जाहिर है कि इसका तुम इसका भी टोटल डिफरेंशियल लोगे तो LY dy प्लस LR dr होगा। और ये जो इक्वेशन आपके सामने खड़ा है, एक मिनट,
माइनस माइनस, हाँ एक मिनट, ये हो गया। ये जो इक्वेशन तुम्हारे साथ खड़ा है इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मनी मार्केट। And at the equilibrium point money market equal to real market या goods market, दोनों को इक्वेट कर देंगे। ये देखो जीरो हो जाएगा भैया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हमको डायरेक्ट ये दोनों को बराबर करना है। dy इक्वल टू dm, गुड्स मार्केट इक्वल टू मनी मार्केट। हम पूरा अच्छा से बता दे रहे हैं, हम तो बना के निकलना है 2 मिनट के काम। कल हमको ये परेशान भी किया था, आज मेरी बारी है। एक दिन परेशान कोई कर सकता है। हम देखे उसको सुबह बनाए बढ़िया से, हम भी देखे थे, थोड़ा सा परेशान कर रहा था, इसका सॉल्यूशन क्या है। अब ये दोनों को इक्वेट कर दो, यहाँ जीरो भी कर देंगे तो हम, लेकिन जीरो नहीं करते हैं, दोनों इक्वेट कर देंगे। यहाँ तो एक्सोजीनस इसकी टोटल डिफरेंशियल जीरो होगा। तो ये दोनों गुड्स मार्केट इक्वल टू मनी मार्केट, मनी मार्केट। अब ये दोनों इक्वेशन को लिख दो, cy dy प्लस dr इक्वल टू, ये वाला लिखो, ly dy माइनस lr dr, ठीक है। ठीक है, अब इसमें देखो dy यहाँ है, ठीक है, और एक यहाँ है, तो कुछ एक दूसरे को शिफ्ट करना पड़ेगा। ये वाला माइनस वाला को तुम इधर भेज दो, और ये वाला को इधर वाला, सॉरी ये वाला जो माइनस वाला है उधर भेज दे, ठीक है। dr वाला तो एक तरफ कर दो, तो इसको कह सकते हैं cy dy प्लस iy dy, और फिर ये y वाला तो एक साइड लिया, ly dy, ठीक है, यही होगा। अभी इधर में मेरा ऑलरेडी क्या है, माइनस lr dr, ठीक है, और ये चला जाएगा खूबसूरती के साथ तो प्लस हो जाएगा ir dr। एक बार देख लो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। ठीक है, अब यहाँ देखो एक चीज है, इसमें सब में dy कॉमन है, हम उसको dy कॉमन ले लेते हैं, ठीक, dy कॉमन ले लेते, तो यहाँ पर बचा cy प्लस iy माइनस ly dy। और हम लोग पढ़ क्या रहे थे, याद रखना, क्या पढ़ रहे हैं जी, कौन सा टॉपिक है? इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ इंप्लीसिट फंक्शन। हाँ, हम जिससे पूछेंगे, अब बार बार बच रहा है वो, हम जिससे पूछेंगे उसको बताना पड़ेगा, कितना भी मालूम भी नहीं होगा कि क्या हो रहा है। ये पहले इसको लिखते प्लस वाला के ir dr माइनस lr dr, ठीक है। तो यहाँ भी देखो dr कॉमन था, लेकिन चूक गए, कभी कभी समझाने के चक्कर में बढ़ जाता है किसके पास, आपका नहीं पता चल जाएगा क्या है। अब यहाँ पर ir माइनस lr dr, ठीक है। अब ये देखो, हम ये वाला dy बाय dr कैसे लिख दिए, ये इधर आ जाएगा और ये इधर ऊपर चला जाएगा, ir माइनस lr cy प्लस yi माइनस l। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। ये बता रहा है, क्या माप रहा है, रेट ऑफ चेंज इन y ड्यू टू a यूनिट चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब समझ में आया? यही तो इम्प्लिसिट फंक्शन में करते हैं भैया, यही निकालते हैं, भुला गया सब। MRTS कैसी ना आता था, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। मान लो इसको लेंगे तो 2x x के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, फिर 2y dy बाय dx, वही हो रहा है भैया, और इसका जीरो हो गया, उधर भेजेंगे 2 2 कट जाएगा, यही ना माइनस आया, इसको हम आगे रखते हो जाता।
यही था इसका एप्लीकेशन। इसका कहने का मतलब है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस इक्वेशन को यही बता रहा है कि नेशनल इनकम में कितना परिवर्तन होगा जब हमारे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में वैरी करेगा, तो हम ये जान सकते हैं हमारे देश के नेशनल इनकम में कितना परिवर्तन होगा। इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आरबीआई सेट करता है तो इस तरह की इक्वेशन उसको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, कि किसको लाभ पहुंचाना है, आप कितना भी कर लो, गवर्नमेंट की पॉलिसी जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस करेंगे इन फ्यूचर में। आई एम विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक, जिनको करना